तो मैं एक ही बुक को और एक ही नोट्स को बार बार पढ़ने में विश्वास रखती हूँ। ये नहीं कि 10 बुक्स को आपने एक एक बार पढ़ लिया। दिमाग की स्पीड और हाथ की स्पीड जब साथ साथ चलने लगेगी तो पेपर कंप्लीट होने लगता है। और एक चीज हुई मेरे साथ कि मेरे फादर नहीं रहे। ऐसा होता था सर, पढ़ने बैठते थे, मन तो नहीं लगता था। कई बार तो मम्मी को उठाओ, मम्मी को जगाओ, मम्मी से बात हुई तो मम्मी तो रोने लगी। मतलब हम तीनों वो खुशी के आंसू जो थे। और आपको ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट होने की जरूरत है। एक छोटी सी बच्ची आई थी मेरे घर पे, उसने मुझसे पूछा, 8-9 साल की होगी लगभग, उसने मुझसे पूछा, दीदी कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस टाइम मुझे लगा कि जो मेहनत मैंने की है कि अगर रात में 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ती थी तो वो आज सफल हो गई। क्योंकि बचपन से अगर एक ही सपना देखा है तो अगर ये नहीं तो क्या, वो वाली चीज थी कि नहीं करना है तो यही करना है। मछली की आंख है, उसी पे नजर है, उसके आसपास का कुछ दिखाई नहीं देता है। एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, MPPSC 2019 का रिजल्ट आ चुका है और हम लगातार टॉपर स्टॉक सीरीज कर रहे हैं। हमारे साथ सलोनी मैम है, जिनका सिलेक्शन डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर हुआ है और मैम का जो रैंक है 8वीं रैंक लगी है। तो मैम से जानेंगे ओवरऑल जर्नी के बारे में, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, सारा कुछ हम इस इंटरव्यू के माध्यम से कवर करने वाले हैं। मैं शुरुआत करने से पहले आपको मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जो टॉपर्स के नोट्स होते हैं, कॉपियाँ होती है, वो हम वहाँ पे डाल देंगे, तो आप एक बार अपना खुद देख सकते हैं कि किस टाइप से टॉपर्स जो है आंसर राइटिंग करते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन मैम कि आपका सिलेक्शन प्रथम प्रयास में सिलेक्शन हुआ है और वो भी डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर। तो कैसा क्या फील कर रहे हैं आप सिलेक्शन जब लिस्ट में नाम आया था उस समय से? बहुत अच्छा लग रहा है। जब से रिजल्ट देखा था तब तो काफी ओवरवेलमिंग सा हो गया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये तो था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन डेप्यूटी कलेक्टर का पद मिलना वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था और काफी अच्छा लग रहा है। ओके मैम, थोड़ा सा अभी हम जर्नी पे बात करते हैं। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी का है, ये कब से मतलब आपके एक आता ना थॉट आता है माइंड में, यार बचपन से रहता है, किसी को 10th 12th से रहता है, किसी को ग्रेजुएशन बाद समझ में आता है कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। करियर डिसाइड जब एक माइंड में आता है कि हाँ मुझे इस लाइन में जाना है, तो आपको कब डिसाइड किया था आपने? जब मैं स्कूल में थी, 7th-8th क्लास की बात है, तब से ये चीज़ मेरे दिमाग में है। मतलब मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। तब इतना कुछ पता नहीं था कि क्या होता है, बस इतना पता था कलेक्टर बनना है। एक शब्द पता होता था बचपन में, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ में आया कि क्या करना होता है इसमें जाने के लिए। तो वो बचपन से एक ड्रीम बन गया था, तो तब से इसी को मतलब यही परस्यू किया है। ओके मैम, आपका मीडियम जो है इंग्लिश मीडियम है, राइट? फर्स्ट अटेम्प्ट है, देन थोड़ा सा हम प्रिपरेशन पे जाते हैं कि जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया था शुरुआती दौर में, सेल्फ पढ़ना स्टार्ट किया था या फिर क्लासेस वगैरह ज्वाइन करके स्टार्ट किया था? जी, मैंने अपना प्रिपरेशन जो है वो 2018 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से स्टार्ट किया था। तो बेसिक के लिए एक जब मुझे डायरेक्शन चाहिए था कि कैसे करना है, एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो पहले तो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जहाँ से एक स्टार्टिंग गाइडेंस मुझे मिला। लेकिन जब एग्जाम आ गई थी, कि जब मैंने प्री का एग्जाम दे दिया, उसके बाद से फिर सर सेल्फ स्टडी पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया था। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज लगाए फिर अलग अलग जगह पे, ताकि उससे मैं अपने आप को एनालाइज कर पाऊँ और अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए, प्रैक्टिस हो पाए। ओके, हम जाते हैं थोड़ा सा प्री और मेंस में। तो कई सारे जो एस्पिरेंट बिगिनर स्टूडेंट रहते हैं, उनको डाउट रहता है, मतलब एक अंदर ये रहता है, कभी टॉपर्स बोल देते हैं कि आपको मेंस से स्टार्ट करना चाहिए, कोई बोल देता है प्री से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे कि आपको पहले प्री पढ़ना चाहिए या फिर मेंस से स्टार्ट कर देना चाहिए आपको? तो मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो मेंस का है। अगर आप प्री निकाल भी लेते हैं लेकिन 3 महीने बाद मेंस होता है, आपकी तैयारी नहीं है, तो वो वेस्ट हो जाएगा आपका अटेम्प्ट कि आपका प्री निकला लेकिन मेंस नहीं निकलेगा। तो आपकी जो रैंक है, या मतलब आप अगर इसमें सिलेक्ट होते हैं तो मेंस की वजह से। तो मुझे लगता है कि मेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। और काफ़ी सारा सिलेबस जो वो सेम होता है, जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो वो आप उसको शुरू से ही डिटेल में पढ़िए। लेकिन मुझे लगता है एक फोकस, अगर आप प्री तो पहले आएगी एग्जाम, तो आप उसका फोकस रखिए। जैसे फैक्ट्स वगैरह ज़्यादा आते हैं प्री में, तो जब आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में जैसे ईयर्स याद आ रहे हैं कुछ बीच में, तो उनको याद करते चलिए। तो पहले तो मेंस की तैयारी कीजिए, पर फोकस आपका प्री का भी होना चाहिए। और जब प्री आने वाली हो आपकी, जैसे नोटिफिकेशन के 1-2 महीने पहले,
तब से आप ज़्यादा अपना फोकस फिर प्री पे शिफ्ट कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है साथ-साथ ही चलती है तैयारी। आप पैरेलल पहले चलना प्री चाहिए। नहीं कर सकते हैं, फिर मेंस नहीं होगा। ओके। जैसे यूपीएससी में एनसीईआरटी का बहुत रोल होता है, क्या एमपीपीएससी में लगता है आपको, और आपने क्या एनसीईआरटी को प्रेफर किया था जब तैयारी स्टार्ट किया था? सर मैंने तो जैसे इंग्लिश मीडियम से है मेरा, और इंग्लिश मीडियम के इतने अच्छे नोट्स भी अवेलेबल नहीं रहते थे Right. मार्केट में। तो काफ़ी सारी चीज़ें कंपाइल करनी पड़ती थी। जैसे कि पहले तो मैं ज़्यादातर अपने क्लास नोट्स को ही प्रेफ़र करती थी, और जो भी टॉपिक्स जैसे नहीं हैं क्लास नोट्स में, वो कहीं स्टैंडर्ड बुक से ले लिए, कहीं कुछ एनसीईआरटी से मिला तो वो ले लिया। मुझे लगता है आपको हर मटेरियल से जो आपके काम की चीज़ है, Okay. वो आपको निकालनी पड़ेगी। सिर्फ़ आपने एनसीईआरटीज़ पूरी पढ़ ली, तो भी हो सकता है कि आपका कुछ सिलेबस बच गया हो। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और जहाँ से जो मटेरियल अच्छा मिल रहा है आप उसको पिक कीजिए और अपने नोट्स में उसको लिख लीजिए। मैम हम बात करते हैं प्री और मेंस में। मार्केट में कई सारे बुक्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है कोचिंग वगैरह के, तो आपने क्या प्रेफर किया था? थोड़ा सा मेंस और प्री का दोनों का मुझे शॉर्ट में बता दीजिए, ताकि एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि हाँ, इन सोर्स को थोड़ा सा प्रीफर आपको ज़्यादा करना चाहिए, इनको प्रायोरिटी पे ज़्यादा रखना चाहिए। सर मुझे लगता है कि जो अगर आप बुक्स की बात करते हैं तो हर किसी को कोई अलग बुक पसंद आ सकती है। तो Right. ऐसा कोई मैं स्टैंडर्ड अगर मैं एक बुक कह दूँ वही सबको सही लगे, वो भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे मैंने सबसे ज़्यादा फोकस एमपी पे किया, जैसे प्री में भी एमपी का पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है। तो उसके लिए तो मैंने महावीर पब्लिकेशन की बुक को प्रेफर किया था। Okay. और मैं एक ही बुक को और एक ही नोट्स को बार बार पढ़ने में विश्वास रखती हूँ। ये नहीं कि 10 बुक्स को आपने एक एक बार पढ़ लिया। मेरा है कि अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो आप उसी को 10 बार या बार बार पढ़िए। तो मैंने सबसे ज़्यादा तो एमपी पे फोकस किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्री में उसी से आते हैं। Okay. उसके अलावा प्री में जो है अपना करंट अफेयर्स का बहुत वेटेज होता है। तो करंट के लिए आप कोई भी एक मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं। जैसे मैंने तो स्पीडी की मैगजीन से किया था, Okay. नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अपना। इसके अलावा 19 में जो एक्ट्स आते थे, Okay. उनका काफ़ी वेटेज था। लेकिन अब जैसे 10th यूनिट जो हो गया है, कमीशंस आते हैं, तो आप उनको अच्छे से कर लीजिए पहले, क्योंकि उनसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आने ही हैं, 6-7 Right. क्वेश्चन आएंगे, और वो इजी होते हैं कि आप उनको कर ही सकते हैं। राइट, तो आप जो चीज़ें बिल्कुल ज़्यादा वेटेज रखती है पहले आप उनको अच्छे से फोकस कीजिए। इसके अलावा जो जीएस है वो तो मैंने अपने नोट से ही पढ़ा था, क्लास नोट से, और उस टाइम पे मैंने ल्यूसेंट का भी अच्छे से रिवीजन किया था 1-2 बार, तो मुझे लगा उससे हो गया था प्री का। तो ओके, थोड़ा सा मेंस के बारे में बता दीजिए मुझे, फर्स्ट से लगा के 6 पेपर का थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये सोर्सेस होने चाहिए। जी, जैसे मेंस में अपने 6 पेपर्स होते हैं। ओके, तो मुझे लगता है जो लास्ट के 3 पेपर हैं, आपका हिंदी का हुआ, एथिक्स का हुआ, और जो निबंध का है, ओके, वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर होते हैं आपके। क्योंकि जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये तो है ही, इसके साथ आप हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि एक लिमिटेड उसका सिलेबस होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। निबंध में भी आपको निबंध लिखने हैं, और वो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है कि निबंध कोई भी आ सकता है, लेकिन जब आप पहले अपने 4 पेपरों की तैयारी करते हैं तो उसके साथ आप निबंध की तैयारी आपकी होते चलती है साथ Right. साथ में। और जो एथिक्स का पेपर है उसमें भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि अगर ये 3 पेपर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपकी जो स्कोरिंग है वो अपने आप थोड़ी सी बढ़ जाएगी दूसरों से। इसके अलावा जो जीएस है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये मैंने अपने जो नोट्स मैं बता रही हूँ क्लास नोट्स से ही किया था। Okay. और जो चीज़ें काफ़ी चीज़ें थी जो नहीं थी मेरे नोट्स में, तो मैंने कहीं स्टैंडर्ड बुक्स से, जैसे ज्योग्राफी के लिए बर्नवाल से ले लिया अपने कुछ, और हिस्ट्री के लिए कुछ एनसीईआरटी वगैरह से भी मटेरियल मैंने लिया, और काफ़ी चीज़ें इंटरनेट से आपको आजकल सब मिल जाता है। ओके, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट आप प्रिपरेशन रखिए, उसके अपने जो नोट्स आपके पास नहीं है उसको आप लिख लीजिए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। ओके। जैसे ये चलता ना कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, क्या ये लेना कंपलसरी, इनको पढ़ना जरूरी है क्या? मतलब सर मैंने तो लक्ष्मीकांत नहीं लिया था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे जो क्लास नोट्स है मुझे वो इनफ लगते थे। ओके, मुझे लगता है जब आप तैयारी करते हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते समझ आने लगता है कि क्या मटेरियल आपके लिए सही है, क्या इनफ है, क्या नहीं है। तो मैंने कभी लक्ष्मीकांत पढ़ी नहीं थी वैसे, तो मेरे नोट्स मुझे इनफ थे, और जो होता था कुछ टॉपिक्स अगर नहीं है तो लक्ष्मीकांत से जैसे ले लिए और लिख लिए अपनी कॉपी में, राइट। ऐसे करती थी मैं। अच्छा, हम बात कर लेते थोड़ा सा आंसर राइटिंग का, क्योंकि मैन आंसर राइटिंग का ही ख्याल है, सारा सिलेक्शन लेना है अगर, तो अगर आपका आंसर राइटिंग अच्छा है, पेपर अगर कंप्लीट हो रहा है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जी। तो आपका स्टार्टिंग में कैसा क्या पेपर कंप्लीट होता था? क्या टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया ही होगा, हाँ जी। उसमें कैसे क्या अटेम्प्ट करते थे क्वेश्चन, या फिर कैसे क्या सोल्व करते थे क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा वो बता दीजिए मुझे। तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, पहले जो 2-3 पेपर हुए उसमें तो कंप्लीट नहीं हो पाता था, क्योंकि आज से पहले इतना लंबा पेपर कभी लिखा नहीं था कि आपको बहुत लेंदी पेपर होते हैं, 28 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक पार्ट में आते हैं।
तो नहीं हो पाता था, काफी मार्क्स भी, स्कोरिंग भी बहुत कम रही थी इनिशियल स्टेज में, जैसे 60, 65, 150 में से। तो लेकिन अब जब प्रैक्टिस करते जाते हैं, आप पढ़ भी रहे हैं तो कंटेंट भी आते जा रहा है दिमाग में, और आप लिख भी रहे हैं, और जब वो दोनों साथ साथ चलने लगेगा कि दिमाग की स्पीड और हाथ की स्पीड जब साथ साथ चलने लगेगी तो पेपर कंप्लीट होने लगता है, और जब कॉन्फिडेंस भी आने लगता है आपको धीरे धीरे करके, तो फिर स्कोर अच्छा इंप्रूव हुआ प्रैक्टिस करते करते। स्टार्टिंग में मतलब स्कोर कम आता था कि कैसा क्या आता था स्कोर में जब पेपर अटेम्प्ट करते थे आप टेस्ट सीरीज में, तो अच्छा स्कोर आता था या फिर बहुत कम स्कोर आता नहीं, था? शुरू के 2-3 पेपर में तो बहुत कम स्कोर आया था, जैसे 60, 65। अच्छा। फिर जब आखिरी तक पेपर देने लग गए थे, जैसे टेस्ट सीरीज जब और आगे पेपर दिए तो इम्प्रूव हो गया था काफी, 90 तक आया, किसी पेपर में जैसे 100 भी आया था एक आध बार। तो मुझे लगता है वो प्रैक्टिस से ही हो पाता है। अच्छा, मेंस में एक और चीज, जो पेपर होते हैं 6 पेपर, वो 6 दिन का जो प्रेशर होता है वो सबसे बड़ा रोल करता है अपने लिए, वही रहता है मेन। अगर उसको आपने सही से कर लिया, मैनेज कर लिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है। तो आपने कैसे मैनेज किया था 6 दिन जब? क्योंकि अभी ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी मेंस होने वाला है 8 से 13 के बीच में, ताकि जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं वो कभी गलती हो भी ना, तो वो आपसे कुछ, आप जो बता रहे हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से अगर देख लेंगे या सुन लेंगे तो मे भी वो गलती ना करेंगे। जी, मुझे लगता है कि जो 6 पेपर हम देने जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पेपर लिखा और आप घर आ गए, आपको कंटिन्यू वो एनर्जी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो आप जो शुरू मतलब पेपर के पहले जो 3-4 दिन है उससे आप थोड़ा सा रिलैक्स रहना शुरू कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा जब आप पेपर लिख रहे होंगे। दूसरी चीज़ है कि आप नींद अच्छे से लीजिए। कई लोग होते हैं कि लंबा रिविजन करने के चक्कर में आप सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे आपको 3 घंटे लिखना है तो आपकी एनर्जी जो है वो हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी आपको। तो आप थोड़ा सोइए, रिलैक्स कीजिए, क्योंकि हमने पढ़ा है लंबे वक्त तक, तो अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए। जो आपने तैयारी की है वो 6 दिन आपको वहाँ काम जरूर आएगी, तो उस टाइम अपने आप को फोकस रखिए और रिलैक्स रखिए। मैम, मेंस में जैसे आपने बोला, तो जो पढ़ते थे हम, जो पहले प्रिपरेशन किया था या फिर तैयारी की थी मेंस की, क्या वो वहाँ पे मतलब याद आ जाता हमें? सर, ये एग्जाम हॉल प्रैक्टिस में? से आपको समझ में आने लगेगा। जब हम टेस्ट पेपर लिखते थे, जैसे स्टार्टिंग में सब चीजें एक बार में याद नहीं रहती, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, पेपर लिखने जाते हैं जब भी टेस्ट पेपर्स, तो आपको समझ में आता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप डिलीवर कर पा रहे हैं कॉपी पे। और ये कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप होते जाएगा तो जिस दिन आप फाइनल 6 पेपर लिखने जाएंगे तब आपको लगेगा कि क्वेश्चन देख के आंसर दिमाग में आ रहा है, और आपके हाथ चल, मुझे लगता है चीजें मसल मेमोरी में आ जाती हैं। और जब मसल मेमोरी में आती है तो आपको सोचना नहीं पड़ता है, क्वेश्चन दिखा और आपने लिखना शुरू किया। मुझे लगता है ये सब कुछ प्रैक्टिस से होगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर्स लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखिए और लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो वो अपने आप आंसर आने लगते हैं जब आप क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब थोड़ा सा मैं इंटरव्यू पे बात कर लेता हूँ। इंटरव्यू का ओवरऑल आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे प्रश्न हुए थे, अगर आप थोड़ा सा शेयर करना चाहें। अगर और अभी जो नेक्स्ट होने वाले इंटरव्यू, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, बता दीजिए। सर, इंटरव्यू का ऐसा है कि जब आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको थोड़ी सी नर्वसनेस तो लगती है कि कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। तो हम भी जब बाहर बैठे थे, अंदर रूम में नहीं गए, तो उसके पहले लग रहा था थोड़ा सा नर्वसनेस, लेकिन जैसे ही आप रूम में एंटर करते हैं, आप अपनी सीट पे बैठते हैं, मुझे लगता है 1 सेकंड 2 सेकंड में आप रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है। वो लोग भी, माहौल काफी अच्छा सा होता है वहाँ पे, एकदम ऐसा स्ट्रेसफुल माहौल नहीं होता है, आपको थोड़ा सा वो रिलैक्स कराते हैं, क्वेश्चंस फिर आपके धीरे से पूछते हैं। तो काफी अच्छा माहौल था। और क्वेश्चंस जैसे मेरा अगर मैं बताऊं तो मेरा जो डेफ फॉर्म था उसके अकॉर्डिंग ही आए थे क्वेश्चंस। जैसे मेरे जो डिस्ट्रिक्ट से किए थे क्वेश्चंस, फिर मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से क्वेश्चंस हुए थे, और बेसिक कुछ जैसे महिलाओं से रिलेटेड योजनाएं और ये सब मुझसे पूछा था। तो अच्छा था इंटरव्यू। तो क्या लगता है जो प्री और मेंस में पढ़ते हैं उसी से चीजें रिलेट करती है, या फिर कुछ थोड़ा सा अलग चलता है इंटरव्यू में, या फिर आपका नॉलेज काम करता है, या फिर? सर, वो नॉलेज का टेस्ट तो ले चुके होते हैं मेंस तक, वो आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट है। आपको वहाँ पे काफी ऑर्गेनिक रहना है, ओरिजिनल रहना है। आप अगर आप बना के जाएंगे अपने आप को, वो मशीन की तरह नहीं लगना है, आप जैसे हैं अपनी पर्सनालिटी को वैसे वहाँ पे प्रेजेंट कीजिए, और मुझे लगता है फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप बनाएंगे तो उनको तो समझ में आता है कि आप ओवर एफर्ट अगर लगा रहे हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। मुझे लगता है आप अपनी ही पर्सनालिटी को ऐसा इम्प्रूव कीजिए कि आप जो ओरिजिनल है वही उनको अच्छा लगे। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। उस टाइम आपकी क्या एज हो रही थी? जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब मेरी 21 ईयर्स और 9 मंथ्स कुछ एज थी। अच्छा, इतनी कम एज में आपने सिलेक्शन वो भी पहले अटेम्प्ट में लिया है, तो थोड़ा सा इस बीच में कहीं ना कहीं तो स्ट्रगल हुआ होगा, क्योंकि डेप्यूटी कलेक्टर तक पहुंचना
लोगों को लगता है कि बस सिलेक्शन हो गया है, लेकिन इसके बीच क्या क्या हुआ क्या ना हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है, फैमिली प्रेशर रहता है, कहीं सारा स्ट्रगल रहता है, और खास करके बाहर रहना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा कुछ स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, तो उसमें से मुझे बताइए कि क्या क्या आपको इस दौरान फेस करना पड़ा। तो जैसे मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, प्री दिया, तो जनवरी 2020 में प्री हुआ। फिर उसके बाद हमें पता है कि लॉकडाउन आ गया था, तो एक काफ़ी लंबा गैप हो गया पढ़ाई में। अब जब घर चले गए थे, किताबें थी नहीं उस टाइम पे, अचानक से घर जाना हुआ था और घर पे उतनी कोई पढ़ाई हो भी नहीं पाती थी, तो मैं 9-10 महीने घर रहकर आई। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आया मेंस का, मैं तब वापस आई थी इंदौर कि अब अच्छा। चलो पढ़ना है, तैयारी करना है। और उस टाइम टाइम बहुत कम बचा था कि मैं 1 जनवरी से आई थी यहाँ पे और 21 मार्च से एग्जाम्स थे, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था कि क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, जो ओके। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी वो ब्रेक हो गई थी, तो डर लग रहा था काफ़ी कि कैसे करेंगे, इतना बड़ा सिलेबस है। लेकिन फिर होता था, दिन भर मेहनत करते थे, कोशिश करते थे कि हो जाएगा। ये था आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। उस दौरान मुझे बहुत ऐसे दिन आते थे कि लगने लगता था कि मुझसे नहीं हो रहा है या मैं कैसे कर पाऊंगी, लोग कब से पढ़ रहे हैं, मैंने तो मतलब काफ़ी लेट शुरू किया है, तो मैं कैसे। लेकिन फिर मैंने अपने आप पे भरोसा किया कि नहीं, आप कर लोगे, अगर आपने सोचा है और जो आपकी पहले की मेहनत है वो आपको आगे कहीं ना कहीं काम आती है। तो ये रहा। इसके बाद फिर मैंने मेंस का एग्जाम लिखा। उसके बाद 21 में जो सेकेंड लॉक आ गया था अपना, कोविड का सेकेंड वेव आ गई थी। फिर एक चीज़ हुई मेरे साथ कि मेरे फादर नहीं रहे उसमें, कोविड में। जी। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट टाइम था कि उन सब चीज़ों से कोप अप करके, अब उस एग्ज़ाम के जस्ट बाद हुआ था, मेंस तो हो गई थी। अच्छा। फिर घर गए तो वो घर पे अब फिर बहुत अलग माहौल हो गया था। अब हम बहुत महीनों तक घर पे रहे। फिर जब फिर से लगा कि अब तो एग्ज़ाम्स आ रही हैं, फिर आना है इंदौर, तो वो बहुत मुश्किल हो गया था कि अब आके फिर से पढ़ाई पे फोकस करना है। मैं रहती इंदौर में थी, मेरा ध्यान घर में रहता था कि मम्मी है, मेरा छोटा भाई है, तो उसकी भी पढ़ाई छूट गई थी फिर इसके चक्कर में कि अब उसे घर पे जाके रहना था। लेकिन अब उन्होंने मुझे भेजा था, तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब तो मुझे करना ही है, जो इतने टाइम पहले से भी करना था, लेकिन अब और डबल हो गया था कि जो बोला था पापा से कि करना है तो करना है। तो मैंने की कोशिश, लगता था कई बार कि होगा नहीं होगा, लेकिन फैमिली का सपोर्ट पूरे टाइम रहा कि आप कर लेंगे, तो करते रहे कोशिश। आपने बताया कि आपके पापा नहीं, उस टाइम नहीं रहे थे, तो आपको ऐसा नहीं हुआ, माइंड में नहीं चलता रहता था? बहुत सारा होता है कि माइंड मतलब डाइवर्ट होता है, अपने पढ़ते भी तो फिर में मन भी नहीं लगता है, और अपन को कैसे भी करके पढ़ना रहता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं होता है कि यार सबसे बड़ी चीज़ तो फैमिली है हमारी। अगर फैमिली में कुछ ना कुछ ये चलता रहता तो कैसे कैसे मैनेज किया, मतलब कैसे अपने आप को बनाए रखा आपने कि हाँ मुझे ये करना है? ऐसा होता था सर, पढ़ने बैठते थे, मन तो नहीं लगता था कई बार, तो इसी वजह से मेरी 2020 की तो मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ जी। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि मन में था कि अगर सपना देखा है और अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो करना है वाली चीज़ थी कि अब पीछे हट नहीं सकते थे। मैंने अपने आप को क्विट करने का ऑप्शन कभी नहीं दिया कि छोड़ दो यार, अब घर चलते हैं, घर संभालते हैं, देखते हैं। नहीं, मुझे पता था अगर मैं ये कर लूँगी तो शायद सब कुछ बदल सकता है लाइफ में। तो मैंने वो चीज़ करने का ठान लिया था कि अब मेरी मदर है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, तो अब उनकी लाइफ बेटर करनी है। ये एक मोटिवेशन हमेशा मन में था। और बाकी जो मेरी फैमिली, जैसे मेरे बड़े पापा हैं और भी फैमिली है, तो उनका भी सपोर्ट हमेशा रहा, तो उससे भी एक मनोबल बना रहता है कि आप आगे आगे और ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। ओके, आपका सिलेक्शन हुआ था, देन ये जी। सबसे ज़्यादा इसमें किसको ज़्यादा खुशी हुई जब डेप्यूटी कलेक्टर का नाम लिस्ट में देखा कि हाँ मैं डेप्यूटी कलेक्टर बन गई हूँ, तो सबसे ज़्यादा किसको खुशी हुई थी इसकी? सर वैसे तो सभी को, लेकिन मुझे लगता है मम्मी तो सबसे ज़्यादा खुश हैं कि क्या रिएक्शन था उनका उस टाइम? आप क्या कर रहे थे देन? फैमिली वाले मतलब आप शायद इंदौर ही थे या हाँ फिर जी, घर थे? हाँ जी, मैं इंदौर में ही थी। अच्छा। जैसे ही हम लोग यूं ही बैठे थे फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल में, और जैसे रिजल्ट आया 12 देखा। बजे आया था? हाँ जी, 11 12 बजे के हाँ, आसपास हाँ। रिजल्ट आया। अब मैं तो शॉक थी, मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैंने 4 लोगों से चेक करवाया कि एक बार चेक करो मेरा ही नाम है नहीं, डेप्यूटी कलेक्टर की लिस्ट में है या नहीं है। 4 बार चेक हुआ, फिर सबने कहा कि आपका हो गया है, अब आप घर पे फोन करो। मैं देख रही थी 12 बज रही है, घर वाले डर जाएंगे, रात में फोन करेंगे। राइट। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है। मैंने उससे कहा मम्मी को उठाओ, मम्मी को जगाओ। मम्मी से बात हुई तो मम्मी तो रोने लगी। मतलब हम अच्छा। तीनों, वो खुशी के आंसू जो थे, और एक बहुत खुशी हुई, लेकिन मन में एक थोड़ा सा खालीपन तो लगता ही है सर, राइट। कि पापा होते तो वो और कितना खुश होते। तो घर पे कैसा क्या, मतलब जब सिलेक्शन हो गया था देन उसके बाद गांव
आप बताएं, आप गांव से हैं जी। तो गांव में क्या माहौल था? मतलब आप कुछ वो रहता ना कि हमारे गांव से कोई डिप्टी कलेक्टर बना है। हाँ, तो मैं जैसे मैं 2 दिन बाद फिर गाँव गई, सब लोगों ने बुलाया मुझे कि आप आइए। सब बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से सबने मेरा वेलकम किया। और एक चीज़ देख के जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि जितनी भी लड़कियाँ थी वहाँ गाँव में, जब मैं गई तो स्कूल की बच्चियाँ भी मिली बहुत सारी, सब बहुत खुश थे। और सबने हमसे कहा कि अभी तक तो हमारा कुछ डिसाइडेड नहीं था दीदी कि क्या करना है, लेकिन अब आपको देख के लगता है कि हम भी यही करेंगे। एक छोटी-सी बच्ची आई थी मेरे घर पे, उसने मुझसे पूछा, 8-9 साल की होगी लगभग, उसने मुझसे बोला, दीदी कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस टाइम मुझे लगा कि जो मेहनत मैंने की है, कि अगर रात में 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ती थी तो वो आज सफल हो गई। कि एक हमेशा बैक ऑफ द माइंड में होता था कि अगर घर वालों ने बाहर भेजा है तो आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि जब आप एक छोटी जगह से आते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर, पूरी सोसाइटी का प्रेशर होता है कि अगर आप जैसा करेंगे शायद पीछे और आने वाली लड़कियों का रास्ता खुल जाता है अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो मुझे उस दिन लगा जब उन बच्चियों से मैंने बात की कि कुछ कर लिया है अपन ने, अच्छा किया है। राइट मैम, जैसे आप इंदौर में भी रहे होंगे तो कुछ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसको अगर कोई एस्पिरेंट आता है, चाहे कोई लड़का हो लड़की हो, तो कैसे अपने आप को, अपने जो गोल है उसको ध्यान में रखते हो अपन को आगे बढ़े? जी, जैसे आप जब सिटी में रहते हैं हम तो पढ़ाई तो होती है, साथ में फ्रेंड्स होते हैं और चीज़ें लगती है आपको कि घूम फिर लें थोड़ा-सा। तो मुझे लगता है सब चीज़ें कीजिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई भी आप अकेले नहीं कर सकते हैं, आपके दिमाग को भी थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए, फ्रेंड्स से भी मिलिए, घूमने भी जाइए, लेकिन पढ़ाई को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। आप हमेशा दिमाग में ये याद रखिए कि आप यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन करना इम्पोर्टेंट है, और डिसिप्लिन अंदर से आएगा। आपको कोई एक टाइम टेबल बना के दे दे कि आप इसको फॉलो कीजिए, वो नहीं हो पाता है आपसे। तो आपको क्योंकि अपने गोल को हमेशा दिमाग में रखना है कि ये चीज़ हमें अचीव करनी है और हम इसके लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप दोनों लाइफ का, अपना पर्सनल लाइफ हुई और अपनी स्टडीज़ हुई, उनको आप एक बैलेंस बना के चलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारों एस्पिरेंट को एक मिथ रहता है कि जो सिलेक्शन होता है, मतलब वो जो टॉपर्स रहते हैं या जिनका लिस्ट में नाम होता है वो कुछ अलग लोग होते हैं, हमसे कुछ अलग होते हैं। नहीं। क्या आपका क्या ओपिनियन है इस पे? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब तैयारी कर रहे हैं, हम सब एक ही तरीके की सिचुएशंस में तैयारी कर रहे हैं, सबका गोल एक है, लेकिन सबके रास्ते अलग-अलग है कि सब अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई अलग है, क्योंकि हम कर रहे हैं तैयारी, हम भी आप सबके बीच में से एक है। अगर आज हम हैं तो कल आप होंगे। मुझे लगता है हम सब बनेंगे, कभी ना कभी सबका वक्त आता है, तो कुछ भी कोई अलग नहीं है। हम भी बिल्कुल उनके ही जैसे, उन्हीं के जैसे स्ट्रगल किया है, कोचिंग जाते थे, टेस्ट लिखते थे। मुझे लगता है अलग कुछ नहीं है सर। अच्छा, जब डेप्यूटी कलेक्टर में लिस्ट में नाम आ गया, उसके पहले आप एक एस्पिरेंट थे, उसमें और आज क्या बदलाव हुआ? मतलब एक एटीट्यूड रहता है ना, लोगों का प्रति देखना है, लोगों का अपने प्रति देखना, वो क्या बदलाव हुआ अभी तक? काफ़ी ऐसा अच्छा हो गया एटीट्यूड, तो थोड़ा तो चेंज हो ही जाता है इंसान का, आपके प्रति जो एटीट्यूड होता है, कि आपकी थोड़ी सी एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। जैसे सोसाइटी में इन जनरल रिस्पेक्ट हो जाती है, फैमिली में, तो वो तो हुआ है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मतलब मैं तो और ज़्यादा हम्बल हो गई हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ मिली है, अगर आप बहुत मेहनत के बाद कोई चीज़ आपको मिलती है तो वो आपको और हम्बल कर देती है कि आप बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल हो कि आपको ये मिला है। आपने सोचा था अगर नहीं होता तो क्या प्लान था आपका? पहले से सोच रखा था ऐसा माइंड में कि अगर लिस्ट में नाम नहीं आया? सर प्लान बी तो मैंने नहीं सोचा कभी, क्योंकि बचपन से अगर एक ही सपना देखा है तो अगर ये नहीं तो क्या, वो वाली चीज़ थी कि नहीं, करना है तो यही करना है। मछली की आंख है, उसी पे नज़र है, उसके आसपास का कुछ दिखाई नहीं देता है। तो क्योंकि मेरी एज, मुझे लगता है मैंने सही टाइम पे स्टार्ट किया था, तो मुझे ये था कि अगर ठीक है यार, पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा तो फिर से ट्राई करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो। और आगे का भी दिया मैंने, जैसे 21 का भी मेंस लिखा मैंने, उसका भी इंटरव्यू है, तो प्लान बी मेरे दिमाग में नहीं था। अच्छा, और भी एग्जाम ट्राई किए थे क्या? व्यापम वगैरह किए या फिर नहीं? इसी का था मेन, मतलब करना है तो यही करना है। राइट। सोशल मीडिया पे बात करा, जैसे कोविड के बाद थोड़ा सा सोशल मीडिया का अट्रैक्शन स्टूडेंट का ज़्यादा हो गया है। रील चल रहा है तो बस देखते चले जा रहे हैं, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि आधे से 1 घंटा 2 घंटा कब निकल गया है। मतलब आप भी ऐसा यूज़ करते थे क्या सोशल मीडिया को? अगर करते थे तो किस टाइप से, आप स्टडी के पर्पज से करते थे या फिर ऐसे भी नॉर्मली? सर सोशल मीडिया तो हम भी यूज़ करते ही थे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स हैं, पढ़ रहे हैं तो, मतलब मैंने तो कभी ऐसा नहीं कि सब कुछ बंद करके रख दिया हो साइड से, ऐसा नहीं है।
ब्रेक्स के लिए जैसे रिफ्रेशमेंट के लिए, लेकिन टाइम अगर आपका फिक्स होता है कि यार आप 2 घंटे पढ़ लिया है तो 15-20 मिनट आप चला सकते हैं फोन, अपने आप को आप वो दे देते कि ठीक है 20 मिनट आपके ब्रेक के हैं। तो मैं वैसे भी ब्रेक ले लेके पढ़ती थी, तो मैं चलाती थी, सोशल मीडिया भी सब यूज करते थे, लेकिन जैसे यूट्यूब है कुछ उस पर अच्छा एंटरटेनमेंट वाला वीडियो भी देख लिया, लेकिन उस पर कुछ अच्छा एजुकेशनल वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आप चाहेंगे तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यूज कीजिए सोशल मीडिया को, और कभी भी उसको ओवर पावर मत करने दीजिए। आपकी पावर होनी चाहिए उस पर कि आपको कितने टाइम चलाना है। मुझे लगता है वो डिसिप्लिन आपके अंदर से आता है। ओके, आपने जैसे यूट्यूब का बोला तो मुझे ध्यान आया कि आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्या आपने भी ऐसे पहले तैयारी के द्वारा इंटरव्यू देखे थे, जो कि हर स्टूडेंट के अंदर रहता है कि मैं भी कुछ सीखूं यार, ये कैसे बने, ऐसा कुछ? हाँ सर, ऐसे मतलब कुछ इंटरव्यूज तो हम भी देखते थे यूट्यूब पे कि देख के फिर अच्छा लगता है, मोटिवेशन फील होता है कि एक दिन हम भी शायद यहाँ पहुँच सकते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसा पढ़ने में स्टार्टिंग से कोई अच्छा रहता है पढ़ने में, है ना, तो क्या आप स्टार्टिंग से जो स्कूलिंग वगैरह थी पढ़ने में आप अच्छे थे, या फिर अभी जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तभी से? नहीं, मैं तो स्कूल से ही मतलब अच्छा ही पढ़ती थी, रैंक लगती थी मेरी फर्स्ट हमेशा ही। अच्छा। हाँ जी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमेशा अच्छा पढ़ रहा है वही सिर्फ निकाल सकता है पीएससी। यहाँ ज़रूरी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है। जो वो डिमांड कर रहा है अगर आप वो दे सकते हैं तो आपको ब्रिलियंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि एग्ज़ाम आपको ये नहीं कहेगा कि आप एक टॉपर हैं तभी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी है तो आपको बस ये समझना है कि एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रहा है, आप उसको फुलफिल कर दीजिए और आप बन सकते हैं। ओके, कि लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर क्या था? मतलब एक वो रहता है ना, एक अंदर रहता है कि हम कभी कभी गिव अप कर देते हैं, तो आपके अंदर वो क्या चीज़ ऐसी थी कि जो आपको गिव अप ना करने देती कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है? मुझे लगता है जब आप इस प्रिपरेशन के अंदर आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि क्यों आप ये क्यों कर रहे हैं। आपका वो क्यों का जवाब जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब होगा आपके पास, तब आप रुकेंगे नहीं, आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी कि बचपन से एक ड्रीम है, और ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी मेरे लिए, सपना था, और जब सपना होता है तो आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं। यही एक मोटिवेशन था। राइट। आप जब जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, मतलब ट्रेनिंग के बाद, राइट, या तो आपका ऑफिस में बैठने का होगा या फील्ड पे जाने का होगा, कहेंगे सबसे पहले क्या करना चाहेंगे आप? सबसे ज़्यादा जो मैं फोकस करना चाहती हूँ वो लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि जहाँ से जैसे मैं आती हूँ वो एक ट्राइबल ब्लॉक है, और वहाँ का एजुकेशन का जो लेवल है, लिटरेसी रेट है, वो काफ़ी नीचे है, काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है लड़कियाँ अगर एजुकेट होंगी तो वो अपने साथ साथ 2 फैमिलीज़ को लेके चलती हैं, तो उनके साथ साथ 2 फैमिलीज़ आगे बढ़ती हैं। और वो अगर वो एजुकेट हैं तो वो एम्पावर्ड होंगी, और अगर लड़कियां एम्पावर्ड हैं तभी आप एक अच्छे और उन्नत समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फोकस तो मैं जो करना चाहती हूँ वो लड़कियों की एजुकेशन। बस मैं एंड करना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। बस बोलना चाहूँगा जो भी एस्पिरेंट आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं, आपके लिए आपकी क्या टिप्स रहेगा, जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट है? तो मेरी बस ये टिप है कि पेशेंस रखिए थोड़ा सा, क्योंकि जब आप बड़े सपने देखते हैं तो उनको पूरा करने की जो जर्नी है वो भी लंबी हो जाती है। तो अपने आप में एक पेशेंस रखिए कि होगा। और दूसरी चीज़ है फेथ, अपने आप पे भरोसा ज़रूरी है। आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है ये मुझसे नहीं होगा, भरोसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लंबे वक्त तक पढ़ रहे हैं तो अपनी तैयारी पे, अपने आप पे भरोसा रखिए, और एक डिसिप्लिन मेंटेन हमेशा करिए। अगर डिसिप्लिन्ड आप हैं तो आपका किसी न किसी दिन ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जो भी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन भी मुझे करना चाहिए, जो कि नहीं कर पाया, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जो अगला इंटरव्यू लूँगा उसमें कवर करने की। और ये भी बता दीजिए मुझे कि नेक्स्ट इंटरव्यू हमें किनका लेना चाहिए, तो कोशिश करेंगे कि वो भी इंटरव्यू लेने की। और मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। मैं मैम से कोशिश करूँगा कि जो मैम जो आंसर राइटिंग करते थे उसकी कॉपी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। उसके नोट्स का थोड़ा अगर कुछ रहेंगे पेजेस वगैरह वो भी आपको डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको क्या सीखने को मिला, क्या अच्छा लगा इस इंटरव्यू में और इंटरव्यू देखकर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।